वीरपुर गांव मिट्टी की खुशबू से भरा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें के साथ शुरू होता है मेहनत का एक नया सफर। इसी गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में रहता था रतन नाम का एक कुम्हार। दिन भर जंगल से मिट्टी लाता, उसे पानी से गूंथता और शाम तक चाक पर बैठा खिलौनों को आकार देता था। ऐसे खिलौने जिनमें उसके सपने भी सजे होते हैं। पर किस्मत ने शायद उससे उसका हक छीन लिया था। उसकी मेहनत रंग तो लाती थी, पर रोटी के टुकड़े तक मुश्किल से मिलते थे। घर में उसकी पत्नी लाली और 10 साल का बेटा चीकू थे। लाली सुबह सुबह चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां फूंक रही थी। धुएं से उसकी आंखें जल रही थी। खांसी बार बार उठ रही थी। पास में बैठा छोटा चीकू मिट्टी से बना खिलौना हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा था, पर उस मुस्कान में भी भूख की झलक थी। तभी दरवाजे से रतन अंदर आया, हाथों पर मिट्टी, आंखों में थकान और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। उसने धीरे से कहा, लाली, आज सोनपुर के बाजार जाऊंगा। सुना है वहाँ मेले जैसा माहौल है। शायद इस बार कुछ खिलौने बिक जाएं। लाली ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ ठीक है, जाइए। यदि भगवान चाहे तो आज सारे खिलौने बिक जाएंगे। बस आज जल्दी लौट आना। और फिर खांसी ने उसकी बात रोक दी। रतन ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है, तुम्हारी खांसी तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। हाँ, ये खांसी तो मेरी पीछा ही नहीं छोड़ रही। लगता है ये तो अब मेरी साथी बन चुकी है। वैसे आप मेरी फिक्र छोड़िए ना, अभी आपको काम पर भी तो जाना है। ठीक है, तू चिंता मत कर। लौटते वक्त मैं वैद्य जी से कुछ जड़ी बूटियां लेता आऊंगा, ठीक है ना? तब तक तू थोड़ा पानी पी और आराम कर, ज्यादा काम मत करना। बेटा चीकू, मैं चलता हूँ। हाँ, और बेटा माँ का ख्याल रखना, ठीक है ना? बिल्कुल शरारती मत करना। हाँ पिताजी, मैं माँ का ध्यान रखूंगा और शरारत बिल्कुल नहीं करूंगा। उसकी आंखों में लाचारी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी उम्मीद बाकी थी। वो मिट्टी के खिलौनों की डालियां उठाता है और जंगल के रास्ते से होकर सोनपुर की ओर निकल पड़ता है। सूरज की किरणें अब धरती को छूने लगी थी। रतन की आंखों में चमक थी। वो सोच रहा था, शायद आज मेरी किस्मत बदल जाए। रतन ने एक कोने में अपनी डालियां रखी, खिलौनों को सजा दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सहेजती है, और फिर आवाज लगाई, आ जाओ भैया, आ जाओ, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाओ, सस्ती कीमत में अपने हाथों से बनाए हैं। लोग आते जाते रहे, कोई रुकता नहीं। कभी कोई हंसकर निकल जाता, कभी कोई बिना देखे आगे बढ़ जाता। रतन के चेहरे पर निराशा उतर आई, लेकिन फिर भी उसने एक उम्मीद से फिर आवाज लगाई, अरे बच्चों, आओ आओ, खिलौने ले जाओ, खिलौने, सुंदर सुंदर खिलौने। तभी एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। बच्चा खिलौने को देखकर खुश हो गया। माँ, मुझे खिलौना लेना है, देखो ना कितने सुंदर खिलौने हैं। चलो बेटा, मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं, क्यों बेकार में खर्च करना है। तुम्हारे पापा को बोलकर प्लास्टिक के खिलौने दिलवा दूंगा, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। और ये बोलकर वो चली गई। रतन ने पीछे से कहा, बहन जी, ये मिट्टी के जरूर हैं, पर दिल से बनाए हैं। पर उसकी बात हवा में खो गई। तब तक वह महिला जा चुकी थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, बाजार खाली होने लगा। रतन अकेला बैठा रहा। खिलौने वैसे के वैसे ही रखे थे जैसे कि सुबह रखे थे। आंखों में आंसू लिए वो खुद से बुदबुदाया, शायद आज भी किस्मत मेरे साथ नहीं। सुबह से बैठा हूँ, पर अभी तक एक भी खिलौने नहीं बिका। हे भगवान, किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे? मैंने लाली को दवाई दिलाने की बात कही थी, अब मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? शायद आज घर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा।
शाम ढलते ढलते वो अपनी डालियां उठाता है और जंगल के रास्ते से घर की ओर लौट पड़ता है। घर पहुंचा तो लाली खांसते हुए बिस्तर पर बैठी थी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? वैद्य जी से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार भी है। रतन ने सारी बातें बताई। लाली की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक काम क्यों नहीं करते? आप ये धंधे छोड़कर नया धंधा क्यों नहीं कर लेते? अरे तुम कैसी बात कर रही हो लाली? ये तो हमारे वंश की परंपरा है, सदियों से, जिसने हमारे पूर्वजों की पेट चलाया, और आज तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात गहरी हो गई थी। लाली और चीकू सो चुके थे, पर रतन जाग रहा था और सोचता रहा। क्या मेहनत का कोई मोल नहीं? हे भगवान, कब तक मेरी ये हालत रहेगी? दिन रात मेहनत करता हूँ, पर परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। घर की हालात इतनी खराब है, मैं अब क्या करूँ? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन से सब भूखे हैं और लाली भी बीमार है। लगता है गरीबी जैसे मेरी किस्मत से चिपक गई है। फिर आधी रात में वह अचानक उठा। आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया हो। हाँ, जमींदार के खेत जाकर मिट्टी लेकर आता हूँ। उसके खेत की मिट्टी अच्छी है, उससे खिलौने बड़े मजबूत बनेंगे। मैं रात भर खिलौने बनाऊंगा और फिर कल सुबह दूसरे गांव में बेच कर आऊंगा। कुछ आमदनी होगी तो कुछ खाने को भी होगा और लाली के लिए दवाई भी आ जाएगी। वो रात को ही बाहर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट में संघर्ष की गूंज थी। इस मिट्टी से खिलौने मजबूत बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अंधेरे में वे खेत पर मिट्टी खोद रहा था। तभी जमींदार और उसके आदमी शिवा खेत पर आता है। जमींदार धीरे धीरे कदमों से चलते हुए रतन के पास आ गया। जमींदार को देखकर रतन बुरी तरह डर गया। अरे वाह 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 वाह, भैया पकड़े गए, मिट्टी चोर पकड़े गए। जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे मिट्टी के खिलौने ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, इसलिए मैंने सोचा कि। क्यों भैया, हमारे खेत से मिट्टी चोरी कर रहा है, ये बताने में तुझे शर्म नहीं आता? खुद तो चोरी कर रहा है और हमें उल्लू बना गए तू। रतन की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं जमींदार जी, मैं केवल मिट्टी ले रहा था, चोरी नहीं कर रहा था। मजबूरी है, समझिए, मेरे गलती हो गया, दया करके माफ कीजिए। मैं आज के बाद से कभी नहीं आऊंगा। चल जा यहाँ से, आज तुझे छोड़ दिया। अगर दोबारा कभी देखा ना तो पीट पीट कर तेरा हालत खराब कर दूंगा। वह घर पर आया और मिट्टी के खिलौने बनाने लगे। पूरी रात जागकर रतन मिट्टी का खिलौना बनाता है और खूब मेहनत करता है। अगली सुबह लाली जब उठकर देखती है, अरे बाप रे बाप, इतना सारा खिलौना! इसका मतलब आपने फिर से रात भर जागकर खिलौने बनाए? आप सुनते ही कहाँ हो, मना किया था ना जी। अरे लाली, गुस्सा क्यों होती हो? गुस्सा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? रात भर मेहनत करके खिलौने बनाते हो, लेकिन क्या फायदा? अगर आपको बुखार आ गया तो क्या होगा? आज अच्छी मिट्टी के बने हैं, शायद आज बिक जाएं। पिताजी रुकिए, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। ठीक है बेटा, चल। रतन और चीकू दोनों चल पड़े सोनपुर के उसी बाजार की ओर जहां कल उसकी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई थीं। रतन ने फिर वही जगह चुनी, वही टोकरी खोली और वही आवाज लगाई, आ जाओ भैया, आ जाओ, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाओ। सस्ती कीमत में अपने हाथों से बनाए हैं मिट्टी के खिलौने, अपने बच्चों के लिए ले लो। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई रुकता नहीं।
रतन का चेहरा उतरने लगा। थकान और निराशा दोनों साफ झलक रही थी। तभी पास में खड़ा छोटा चीकू पिताजी को उदास देखकर बोला, बाबा मैं भी आवाज लगाऊं? रतन ने थके हुए चेहरे के साथ हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, तू भी कोशिश कर ले। बच्चे तो भगवान का रूप होता है, शायद तेरी आवाज से कोई ग्राहक आ जाए। चीकू ने अपने नन्हे हाथों से खिलौना उठाया और मासूम सी आवाज में पुकारने लगा, अंकल आंटी खिलौने ले लीजिए ना, मेरे बाबा ने खुद बनाए हैं, एक बार तो लेकर देखिए। उसकी मासूमियत में ऐसी सच्चाई थी कि कई लोग रुक गए। एक औरत मुस्कुराई और पास आई। अरे कितना प्यारा बच्चा है, दिखाओ बेटा कौन सा खिलौना बनाते हैं तुम्हारे बाबा। चीकू ने गर्व से खिलौना दिखाया। ये देखी चाची, ये घोड़ा मैंने रंगा है, और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने हैं। लोगों की भीड़ उसके आसपास जमा होने लगी। सब लोग खिलौने खरीदने लगे। रतन वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। कभी कभी किस्मत को बस एक मासूम सी पुकार की जरूरत होती है। चीकू की आवाज ने वही कर दिखाया जिसे रतन की सालों की मेहनत भी नहीं कर सकी थी। धीरे धीरे रतन की सारी खिलौने बिक गई। हर ग्राहक जाते जाते मुस्कुराकर कहता, भाई तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, क्या कारीगरी है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। हाँ भाई, ये खिलौने देखकर तो मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। रतन के चेहरे पर चमक थी। उसे लगा जैसे मिट्टी नहीं, उसकी आस्था बिक रही हो। पिताजी आज तो सारे खिलौने बिक गए और आज कमाई भी अच्छी हुई। हाँ बेटा, आज तेरे मासूमियत ने कमाल कर दी। जो काम मैंने इतने सालों से नहीं कर पाया, वो तूने एक ही दिन में कर दिखाया। पिताजी चलिए अब जल्दी से घर चलकर माँ को भी ये खुशखबरी सुनाते हैं। घर लौटते वक्त उसके कदम हल्के थे, पर दिल गर्व से भरा हुआ था। लाली, ये लो आज की कमाई। अरे वाह, आज तो अच्छी आमदनी हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार लोग हमारे खिलौने पसंद करने लगे। हाँ लाली, और ये सब मेरे बेटे का कमाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। उस दिन से उसकी किस्मत बदल गई। बाजार में लोग उसे पहचानने लगे और उसके बनाए खिलौनों की मांग बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर की हालत भी सुधरने लगी। लाली की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई और गांव में सब कहते, रतन कुम्हार की मिट्टी में अब जादू है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे कुछ साए भी होते हैं। रतन की इस सफलता से दो लोग परेशान थे, राजू और हरिया, जो उसी गांव में बर्तन और मिट्टी के खिलौने बेचते थे। धीरे धीरे उनकी कमाई घटने लगी और जलन बढ़ने लगी। राजू ने गुस्से में कहा, जब तक इस रतन का नाम है हमारा धंधा नहीं चलेगा। हर दिन ये रतन की दुकान पर भीड़ लग जाती है और हमारे बर्तन कोई देखता तक नहीं। हरिया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, लोग कहते हैं इसके हाथ में भगवान का वरदान है, मगर मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई चाल है। हाँ हरिया, तुम सही कह रहे हो। अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पूरा गांव इस पर शक करने लगे। पर हम करेंगे क्या? ये कहकर दोनों सोचने लगते हैं। उनके मन में जलन झर बन चुकी थी। कुछ देर बाद राजू धीरे स्वर में षड्यंत्र के साथ हरिया को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। अगली सुबह रतन अपने बेटे के साथ गांव पहुंचता है। तभी देखता है कि वहां लोगों की भीड़ लगी थी। ये देखकर रतन थोड़ा चौंक गया। फिर वह थोड़ा आगे जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई, गांव के सरपंच के घर से सोने के गहने चोरी हो गए हैं। क्या सरपंच जी के घर से गहने चोरी हो गया है? तभी वहां हरिया और राजू भी आता है।
मैंने कल रात को रतन को यहाँ घूमते हुए देखा था। हो ना हो ये उसी का काम है। हाँ भाई हाँ, कल मैंने भी देखा था, शायद उसने ही गहने चोरी की हैं। अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हो भाई? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो कल शाम होने के पहले ही बेटे को लेके चला गया था। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आता? मुझे तो लगता है इसने ही चोरी किया है। एक काम करते हैं सरपंच जी, चलिए इनके घर जाकर देखते हैं। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ चलो। सभी मिलकर रतन के साथ उनके घर जाने लगते हैं। इतने लोगों को एक साथ देखकर लाली चौंक जाती है। इतने सारे लोग और आप इतने घबराए हुए, क्या हुआ जी? सब ठीक है ना? अरे भाभी जी, रतन ने सरपंच जी के घर से गहने चुराए हैं। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? ये और चोरी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। अरे भाभी जी, क्या झूठ है और क्या सही, अभी पता चल जाएगा। चलिए हमें आपकी अलमारी खोल के तो दिखाइए। लाली सबको लेकर अलमारी के पास ले जाती है। जैसे ही लाली ने अलमारी खोली तो वह देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये तो मेरे ही गहने हैं। मतलब राजू और हरिया सही कह रहे थे। रतन, तुमने हमारे गहने चोरी की। छी रतन छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों रतन, मिल गया ना सबूत? अब क्या बोलना है तुम्हें? नहीं सरपंच जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं सच कह रहा हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है। मैं नहीं जानता ये गहने यहाँ कैसे आए। अरे और कितना झूठ बोलोगे, सबको पता चल गया है। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुला लीजिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तभी सरपंच पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाता है। यहाँ रतन कौन है? चलो तुम्हें हवालात की हवा खिलाता हूँ। मैंने चोरी नहीं की है साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। हाँ साहब, मेरे पति निर्दोष है। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये गरीब हो सकता है पर चोरी नहीं कर सकता है। हाँ, मेरे पिताजी चोर नहीं हैं। तुम्हें जो कहना है अब पुलिस स्टेशन जाकर कहना। हवलदार ले चलो इसे। यह कहकर पुलिस रतन को पकड़कर जेल ले जाते हैं। रात का समय, अंधेरे में सिर्फ माँ बेटे अकेले झोपड़ी पर बैठे हैं। चीकू माँ से बोलता है, माँ, सब झूठ बोल रहे हैं ना? पिताजी चोर नहीं है ना? नहीं बेटा, तेरे पापा सच्चे हैं, पर झूठ की भीड़ में सच्चाई को आवाज पाने में वक्त लगता है। बेटा, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। भगवान हमारे साथ हैं, वो जरूर इंसाफ करेंगे। अगले दिन सुबह सरपंच गांव की ओर जा रहा था। तभी वहां चौपाल पर हरिया और राजू आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। देखा भाई, कैसे रतन फंस गया। किसी को क्या पता चलेगा। आधी रात को रतन के घर में जाकर गहने हमने रख दिए। अब तो पुलिस भी उसे ले गई। हमारा काम तो बन गया। हाँ, बस अब कोई शक भी नहीं करेगा। जब माहौल शांत हो जाएगा तो गहने निकालकर बेच देंगे। सरपंच उन दोनों की सारी बातें अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका मतलब रतन बेगुनाह है। हे भगवान, एक गरीब ईमानदार को कैसे दोषी साबित कर दिया मैंने। ये तो बड़ी गलती हो गई। मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर सच बताना होगा। सरपंच जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है। साहब, रतन बेगुनाह है। मेरा पास एक रिकॉर्डिंग है, आप इसे सुनिए। पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में राजू और हरिया की वही बात साफ सुनाई देती है, जिसमें वे रतन को फंसाने और गहने छिपाने की बात कर रहे थे। मतलब ये पूरा खेल राजू और हरिया का है। हवलदार, जाओ रतन और राजू को ले आओ। हवलदार राजू और हरिया को पुलिस स्टेशन ले आता है।
पुलिस तुरंत सख्ती से बोलती है। सब सच सच बोलो वरना लाठी चलेगी। साहब हमने ही किया था। राजू ने कहा था कि रतन को फंसा देते हैं ताकि कोई हम पर शक ना करे। गहने हमने ही उसके घर में रख दिए थे। धिक्कार है तुम दोनों पर। एक गरीब ईमानदार आदमी को बदनाम कर दिया। तुरंत अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इंस्पेक्टर रतन को बाहर लाते हैं। रतन बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे ईमान पर शक किया। सरपंच जी, कोई बात नहीं। सच्चाई को देर लग सकती है पर वो हारती नहीं। रतन घर लौटता है। पिताजी, आप आ गए? आपको पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ बेटा, सच चाहे कितना भी छोटा हो, आखिर उसकी जीत जरूर होती है। मैंने कहा था ना, भगवान सब देख रहे हैं। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, पर सच्चाई की जीत तय होती है, क्योंकि ईमानदारी कभी हार नहीं मानती।